स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टोटल ऑब्जेक्टिव का जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा होगा। आज का जो है बायोलॉजी का सेट 2 है और इस बायोलॉजी का सेट 2 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें हम लोग आज कुल 25 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न इसका क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। याद रखिए, पादप का मतलब होता है पौधा। पादप का मतलब क्या होता है? पौधा। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा हार्मोन जो है वह पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन नहीं है। मतलब 3 ठो जो है, एक इसमें पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन हैं, लेकिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों में नहीं पाए जाते हैं। अब पादप हार्मोन का मतलब क्या होता है, उस वो क्या करता है, जरा सा यहाँ पे हम देखेंगे, सोचें, सुनिएगा जरा सा, लिखेंगे तो नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। पादप हार्मोन जो होता है वह क्या करता है कि पौधों को एक निश्चित आकार देता है और निश्चित आकार देने के साथ साथ उसके बीज का विकास, पुष्पन का समय यानी जो है, फिर फूलों का लिंग, पत्तियों और फलों का जो बढ़ना और बढ़ते हुए आखिरी समय तक पहुंचना यानी बुढ़ापा का समय जो होता है, उस सब के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है कौन? तो पादप हार्मोन। तो इसमें पादप हार्मोन एथिलीन भी है, ऑक्जीन भी है और साइटोकाइनिन भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑक्सीटोसिन, यह नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। क्या कहता है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो भाई जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं, ये पहले पता होना चाहिए, है ना। तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो होता है और एक निम्नीकरणीय पदार्थ भी होता है ना। तो यहाँ जरा सा देखेंगे जैव निम्नीकरणीय क्या होता है। जैव निम्नीकरणीय तो वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, वह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। जैसे कागज हो गया, सूती कपड़ा हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया तथा वाहित मल इत्यादि वगैरह, ये सभी क्या हो जाएंगे? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएंगे। ये क्या होता है कि प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा उस जीवाणुओं के द्वारा जो है यह अपघटित हो जाते हैं, इसलिए यह जैव निम्नीकरणीय है। लेकिन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो है उसके लिए डिफिनेशन क्या होता है कि वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, मतलब आसानी से जो नहीं टूटता है, वह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हो जाएँगी, प्लास्टिक हो जाएगा, टीन हो जाएगा, कीटनाशक दवा हो जाएगा, पिड़कनाशी हो जाएगा तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ जितने भी होते हैं वो सभी के सभी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएगा। तो अभी-अभी हमने जो दोनों के बारे में जाना, तो इसमें कागज, वाहित मल, ये दोनों जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएगा। लेकिन डीडीटी जो है यानी कीटनाशक पदार्थ हो गया, यह क्या हो जाएगा भाई? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। क्या कह रहा है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथि आखिर होता क्या है? तो याद रखिएगा, जठर ग्रंथि जो है पेट की दीवारों में मौजूद ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। कहाँ पे भाई? पेट जो होता है, उस पेट की दीवारों में जो मौजूद ग्रंथि होते हैं उसको हम जठर ग्रंथि कहते हैं, जो अमाशय में स्थित होता है।
कहाँ पे स्थित होता है भाई? जो अमाशय में स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अमाशय में, इसलिए आंख में नहीं होगा, अग्नाशय में नहीं होगा, यकृत में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी अमाशय में हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्षा जल का संचयन कहलाता है। क्या कहता है? वर्षा जल का संचयन कहलाता है। तो वर्षा जल का संचयन, जल प्रदूषण ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा भाई। जल शोधन ये भी गलत हो जाएगा, जल संचयन ये भी गलत हो जाएगा। भूमिगत जल का परिपूर्णन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब भूमिगत जल का परिपूर्णन यानी वर्षा जल का संचयन, जैसे भूमि में यानी ज़मीन में आप गड्ढा खोद दीजिए या कुआँ जैसा बना दीजिए और वर्षा का जो जल है वो क्या हो जाए, समा जाए वहाँ बारिश का पानी और जमा हो जाए एक एक जगह, वो नुकसान नहीं हो, तो वह वर्षा का जल का जो है संचयन कहलाएगा और वह भूमिगत जल का परिपूर्णन होता है, कहलाता है। वर्षा जल का संचयन भूमिगत जल का परिपूर्णन कहलाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण है। यानी वन का मतलब तो आपको पता है कि जंगल होता है, तो वन संपदा से हमको इसमें से क्या मिलता है? तो ऑप्शन में दिया मिट्टी, जल, लकड़ी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? लकड़ी। ये भी कोई बताने वाली बात है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? तो याद रखिए हमेशा, एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है भाई? एक नर हार्मोन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? क्या कहा? कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो सबसे पहले याद रखिए, यहाँ हम जानेंगे, कोशिश करेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र आखिर होता क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र होता क्या है? तो खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में क्या आता है कि वह परिवहन तंत्र, क्या? वह परिवहन तंत्र जिसमें रक्त यानी कि रुधिर यानी ब्लड जो होता है, उसका परिवहन जो होता है वह द्रव देह गुहा में यानी कि बदन में, शरीर में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बहता है। क्या होता है? वह स्वतंत्र रूप से बहता है ब्लड। जैसे झींगा हो गया, कीट हो गया तथा कॉकरोच इत्यादि जैसे जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब झींगा, अब कीट तथा कॉकरोच, अब इस पर थोड़ा-सा यहाँ पे हम डील करेंगे तो ज़रा-सा आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉकरोच ही है, तो कॉकरोच में जो उसका ब्लड होता है वो तो अलग बात है कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका खून क्या होता है, उजला होता है। लेकिन यहाँ पे उसका बात नहीं है। वो क्या है कि खुला परिवहन होता है, एकदम उसका रक्त जो है एकदम स्वतंत्र रूप से उसके शरीर में बहता है, चाहे कीट हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे झींगा हो। मतलब ये हुआ कि आप काट कर देखिएगा तो उसमें नस वगैरह नहीं होता है। अब नस नहीं होता है तो डायरेक्ट वो घूमता है, उसमें बहता है, इसलिए यह खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और यहाँ पूछ रहा है, कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में। मनुष्य में नहीं होता भाई, मनुष्य में तो बदन में पहले नस होता है, नस में जो है क्या होता है, नस के द्वारा खून जो है दौड़ता है ना? इसलिए मनुष्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, कॉकरोच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घोड़ा में यह भी जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऊँट में, क्योंकि यह सब क्या है, इसको हम बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र आखिर क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि रुधिर यानी कि ब्लड जो होता है वह सुविकसित नली यानी कि नस जैसा जो वाहिका होता है उसमें से होकर के वह क्या होता है, बहता है। इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा तथा केंचुआ वगैरह हो जाएगा। है ना? चलिए, तो यहाँ कॉकरोच राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है?
लैंगिक जनन रोग नहीं है, याद रखिए, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। इस बात का जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन देखते हुए जहाँ कहीं भी हो आप। तो निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? तो भाई एड्स लैंगिक जनन रोग है, उसके बाद गोनोरिया भी लैंगिक जनन रोग है, एड्स भी लैंगिक जनन रोग है, गोनोरिया भी लैंगिक जनन रोग है ना? सिफिलिस भी लैंगिक जनन रोग है, लेकिन टाइफाइड जो है यह लैंगिक जनन रोग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आखिर लैंगिक जनन अगर पूछा जाए कि लैंगिक जनन होता क्या है? तो उसके लिए क्या कहेंगे? वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिल कर के एक नए जीव उत्पन्न करते हैं, वह लैंगिक जनन कहलाता है। फिर मैं एक बार दोहराता हूँ यहाँ पर कि वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिलकर एक नए जीव उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। तो टाइफाइड जो है आपको तो सीधे समझ में आ गया कि यह लैंगिक जनन रोग नहीं है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द याद रखिएगा मेंडल ने दिया। किसने प्रस्तुत किया? मेंडल ने दिया। जीन शब्द जो आया वह मेंडल ने दिया, प्रस्तुत किया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेंडल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है परागकोश में पाया जाता है। परागकोश किसमें? परागकोश में पाया जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा परागकोश में परागकण ही पाया जाता है। अब इसका याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? परागकोश से परागकण बना। परागकोश से क्या बना? परागकण बना। बाकी सब अलग-अलग है, देखिए दल पुंज अलग है, बाह्य दल अलग है, कोई नहीं का तो बातें हटा दीजिए यहाँ पर। परागकोश से बना परागकण, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहता है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है इनमें से भाई? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता मतलब तीसरा उपभोक्ता कौन है इसमें? तो इसमें हरा पौधा नहीं होगा, फिर उसके बाद मेढक, जी बिल्कुल मेढक ही होगा। तृतीयक उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? मेढक है। ग्रास हॉपर भी नहीं होगा, सर्प भी नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लीजिए उस वक्त पूछा था पिछले वाला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग इसमें ध्यान दीजिए एड्स भी है और गोनोरिया भी है। एड्स और गोनोरिया दोनों हैं, टाइफाइड नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी दोनों, यानी एड्स और गोनोरिया, इसका दोनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन रोग है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है? मतलब अमीबा में भोजन का जो है वह भोजन लेता है, तो वह आखिर किसके द्वारा होता है? उसके अंदर अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये याद रखिएगा हमेशा, एक अमीबा के लिए एक उत्पाद आता है। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो उत्पाद के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, याद रखिए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो आप फटाक से कह दीजिएगा कि गंदा जल में। जी नहीं, गंदा जल में नहीं होता है, वह साफ जल में होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब साफ जल का मतलब ये हुआ कि आप बोतल में पानी छोड़ दिए 2 दिन, साफ जल ही है। एक कटोरा में भी पानी रख के छोड़ दीजिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वह साफ जल ही है। लेकिन उस तरह का साफ जल जो है डेंगू मच्छर
उत्पन्न करने के लिए काफ़ी है। 1 चम्मच पानी जो है 5 दिन रख दीजिए, 4 दिन रख दीजिए, वह साफ जल ही है, लेकिन 1 चम्मच पानी बहुत है डेंगू मच्छर के लिए। उसी में उत्पन्न होता है, उसी में पैदा होता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? क्या होता है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg या 150 mmHg। ये तो सीधे-सीधे गलत है, 150 भी गलत है भाई। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 mmHg इज़ द राइट आंसर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ज़रा-सा एमएमएचजी क्या कहता है? एमएमएचजी। तो एमएमएचजी जो है, यह क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? तो एमएमएचजी मरकरी मरकरी प्रति मिलीमीटर, क्या? मिलीमीटर। मरकरी प्रति मिलीमीटर एमएमएचजी का मतलब ही होता है एमएमएचजी। अब मरकरी एचजी का मतलब ही होता है मरकरी, यानी कि पारा। तो मरकरी प्रति मिलीमीटर। और फिर यहाँ याद रखिएगा कि दिल का धड़कना, क्या? दिल का धड़कना तथा ब्लड प्रेशर, यानी जिसको आप बीपी बोलते हैं, दोनों को एमएमएचजी में ही, किसमें? एमएमएचजी में ही मापा जाता है, ये याद रखिएगा हमेशा। और बीपी का सामान्य रीडिंग जो होता है, बीपी जो होता है, बीपी का सामान्य रीडिंग कितना होता है भाई? 120 बटा 80 mmHg होता है। बीपी का सामान्य रीडिंग क्या होता है? 120 बट्टा 80 mmHg होता है, याद रखिएगा। यानी ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर को कहते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है भाई? पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु जो है वह ये कहाँ पे निषेचित होता है? यानी स्त्री के में जो है अंडाणु जो निषेचित होता है वह कहाँ पे? तो उसके गर्भाशय में। कहाँ पे भाई? गर्भाशय में अंडाणु निषेचित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है उभय लिंग निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो भाई उभयलिंग जंतु या उसको पादप भी बोल सकते हैं। उभयलिंगी जंतु जो होता है उसको पादप भी बोल सकते हैं आप, और पादप भी बोला जाता है। तो इसमें से कौन है? तो ध्यान दीजिए, उभयलिंगी जंतु या पादप किसको बोलेंगे? तो ऐसा जीव जो एक ही समय अथवा विभिन्न समयों पर स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार की प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न करता है। क्या? ऐसा जीव जो एक ही समय में अथवा विभिन्न समयों पर स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार की प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न करता है, वह उभयलिंगी जंतु कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? केंचुआ हो जाएगा, तथा कई प्रकार की काइयों में पाया जाता है। काई जो होता है और केंचुआ क्या होता है? उसमें उभयलिंगी जंतु पाया जाता है। वो ध्यान दीजिए, उसका दोनों तरफ मुंह आप देखे होंगे, चेहरा जिसको आम भाषा में बोला जाता है। असल नाम उसका क्या है भाई? केंचुआ। वो दोनों तरफ से चलता होगा, आप देखे होंगे अगर कभी बरसात में तब। वह स्त्री और पुरुष दोनों का काम करता है, इसीलिए उभयलिंगी जंतु कहलाता है यह केंचुआ। तो केंचुआ इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? लीजिए भाई, भूमिगत जल के बारे में कुछ ही देर पहले हम लोग
पढ़े हैं अभी। अब यहाँ कह रहा है जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआँ है भई, नदी भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है। नहीं, कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआँ है, क्योंकि कुआँ में पानी जमा रहता है और पानी कहीं से आता भी है तो उसमें जमा हो जाता है। वह और उसके चारों तरफ नमी भी बना रहता है ना? और वैसे भी ज़्यादा गहरा रहता है तो जिसकी वज़ह से वो पानी उसमें उठता भी रहता है, आता रहता है ख़त्म होने पर। नहीं, लेयर हमेशा पानी का ऊपर उसमें उठता रहता है, पानी बरकरार रहता है उसमें। इसलिए कुआँ भूमिगत जल का एक उदाहरण हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या कहता है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा हमेशा भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। क्या? भोजन का पचना उपचयन की अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन जो पचता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? भई दो तंत्रिका कोशिका जो होते हैं उसके मध्य यानी कि बीच वाले खाली स्थान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसको सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे कहता है? उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो हरा पौधा को हम नहीं रखेंगे, नील हरित शैवाल और जंगली जानवर, फूल जंगली जानवर, हरा पौधा भी नहीं होगा उपभोक्ता वाला, जंगली जानवर भी नहीं होगा उपभोक्ता की श्रेणी में, फूल और पत्ते भी नहीं होंगे उपभोक्ता की श्रेणी में, है ना? इसलिए एक ऑप्शन बच जा रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी नील हरित शैवाल। इसलिए यही इसका यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नील हरित शैवाल के बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं भई, नील हरित शैवाल होता क्या है? तो यह एक सूक्ष्म जीव होता है। नील हरित शैवाल जो है, यह एक सूक्ष्म जीव होता है, जो प्राकृतिक रूप से झीलों और नदियों में मौजूद होता है। नील हरित शैवाल कहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाया जाता है भई? तो झील और नदी में पाया जाता है और यह नीले रंग का होता है। नील हरित शैवाल जो है, किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। इसलिए इसका नाम नीला से नील हरित शैवाल पड़ा है, याद रखिएगा। नील हरित शैवाल ऐसे ही नाम नहीं रखा गया, नील लगा है इसमें। नील तो आप ऐसे ही समझते होंगे, नील खरीदे होंगे आम भाषा में उसको भोजपुरी में लील कहता है लोग। नील जो कपड़ा में लगाया जाता है, जो नीला कलर का हो जाता है, वो व्हाइट कपड़ा में उजला कपड़ा में लगाया जाता है, तो उस कलर यानी नीला कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम नील हरित शैवाल रखा गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। क्या? मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं और इसमें ऑप्शन नंबर ए ही दिया है नेफ्रॉन। क्या कहता है? नेफ्रॉन यहाँ दे दिया है। मानव में डायलिसिस थैली किसको कहते हैं भाई? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मानव में डायलिसिस थैली किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका नेफ्रॉन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर कहता है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? क्या कह रहा है? जैविक प्रक्रम द्वारा होने वाला अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो भई आपको सबसे पहले ही हम इससे पहले वाला ही क्वेश्चन में वो बताए हैं जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय में कि सूखे घास के पत्ते, यहाँ जैव प्रक्रम द्वारा पूछ रहा है तो सूखे घास के पत्ते इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे सीधे-सीधे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन बैग नहीं होगा, रबड़ नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा। सूखे घास के पत्ते इसका आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
25 नंबर क्वेश्चन कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? क्या कहता है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो याद रखिए मृतजीवी। वह क्या होता है भाई? मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी, स्वपोषी नहीं, संपोषी नहीं। मृतजीवी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के सेट में जो है हमारा 25 प्रश्न जो है कुल समाप्त होता है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं या बार-बार आ रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और अभी तक जो है आप जैसे मुझे प्यार दे रहे हैं, उससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिल रही है। ऐसे अपना प्यार दिखाते रहिए और हम क्वेश्चन का जो है मज़ेदार-मज़ेदार क्वेश्चन का जो है बरसात ऐसे ही करते रहेंगे, है ना? और आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।